वेलकम, नमस्कार। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप देख रहे हैं IBC 24। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सीधी में हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। 3 लोग अब भी लापता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस हादसे के घायलों से मिलने के लिए रामपुर नैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। घायलों से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज मृतकों के परिजनों से भी मिलने पहुंचे, साथ ही घटनास्थल का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात सीधी में ही विश्राम करेंगे। कल सुबह इस मामले को लेकर अफसरों की एक बैठक लेंगे। इधर मानसागर नहर बस हादसे के बाद घटनास्थल और आसपास NDRF, SDRF समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। नहर पर बने अंडरग्राउंड टनल में रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन अब तक 3 अन्य लोगों का कुछ पता नहीं चला है। वही हादसे के शिकार कई लोगों के शव भी उनके परिजनों को नहीं मिले हैं। इधर कुसमी के इस हादसे में मृत एक ही परिवार के 4 लोगों की एक साथ अर्थी निकाली गई, जिसने पूरे गांव का माहौल गमगीन कर दिया। हादसे के आरोपी बस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया जा रहा था, वो सतना से गाड़ी पकड़ रहा था, बीच में एक्सीडेंट हो गया है। अब यही कहना है, और क्या है। सतना जा रहे थे, HDFC बैंक में काम करते हैं, तो वहाँ कुछ कागज जमा करने जा रहे थे। कितने बजे आपको जानकारी दी गई कि मिल गया? इनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। वो तो हम अपने से आए, कल भी पूरा दिन रहे, कल भी यही बोलते रहे खोजते हैं, और आज भी बोल रहे हैं कि बस सुबह डेड बॉडी आ रही है। अब कब तक में आ रही है कोई गारंटी नहीं। बस से निकले हैं, वो घर सतना ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, बहन को लाने बलिया जा रहे थे। ये हादसा ऐसे रास्ते में हो गया है। अभी तक कल से भी लापता अभी तक मिले नहीं है। मेरा भाई और मेरी बहन जा रहे थे सीधी से सतना पेपर देने, साथ में था तो बहन मिल गई, भाई की मौत हो गई। तो नौकरी के लिए क्या बोला है सीएम ने? क्या बोले हैं कि देंगे, पक्का वादा करते हैं। बस की स्पीड कुछ नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 35 से 40। हमारी पानी में डूब गई, हम भी डूब गए। इसके बाद पता नहीं वहाँ क्या क्या हुआ हमारे साथ। कल फिर हम वहाँ से निकल गए। भाई यहाँ पब्लिक भी मार डालती जान से हमको। ठीक, तो जीव तो थोड़ा बचाना पड़ेगा। बाकी हम सोचे थे कि हम अपने आप में अरेस्ट हो जाएंगे। तो सीएम शिवराज पहुंचे वहां। सीएम रीवा से रामपुर नैकिन के बाद चुरहट, पचोर, पडरिया, कुकरझर और सीधी में मृतकों के परिजनों से मिले, घायलों के परिजनों से मिले। कई जगह परिवहन विभाग और पुलिस ने बैरियर लगाकर ओवरलोड बसों को रोका। 2 बसें जब्त भी की गई हैं। और इधर सीएम सीधी में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। जो अंदर से हिला देती है। आज जितने आंसू और मैंने बहते हुए देखे हैं, ऐसा लगा जैसे हमारे आंसू सूख गए। कई परिवार अपने बुढ़ापे की लाठी के सहारे खो चुके। एक परिवार तो ऐसा जिसमें केवल एक बुजुर्ग बचे, बाकी सब चले गए। वो जो व्यथा है वो अंतरात्मा को झकझोर दे। आज 3 चीजों पर पूरी तरह से ध्यान देने का हमने फैसला किया है। पहली चीज, वो परिवार जो प्रभावित है, हम उनके ऐसे सदस्य जो उनके बीच नहीं रहे, उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन परिवार को पूरी तरह साथ हम दे पाए, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जब भी 7-7 लाख रुपए की राहत राशि वितरित करने का काम चल रहा है, लेकिन मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि परिवारों की और योग्य व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, उसकी सूची
यदि साथीगण और प्रशासन बनाएगा तो सीएम सीधी में है और उन्होंने शोक व्यक्त किया, परिजनों से मिले, उन्होंने कहा कि लेकिन पूरी तरह से सरकार इन परिवारों की बेहतरी के लिए कटिबद्ध है। दूसरी चीज, फिर ऐसी दुर्घटना ना हो। जांच के निर्देश दिए गए, लेकिन कुछ तथ्य जनता से सामने आते। मैं अभी जांच के तथ्यों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन छुइया घाटी बार बार ट्रैफिक जाम और वहां के रोड की स्थिति, वो ये सोचने पर बाध्य करती है समय रहते वहां कदम क्यों नहीं उठे। अब जाम की बात आम है और मुझे जनता के बीच से कही गई। एक तो हमारा ये प्रयास होगा, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म में उसके जिगजैग और कर्व, उनसे छुटकारा दिलवाना उसका उपाय है। 2004 में शायद ये रोड बनी थी, बीच बीच में 17 तक मेंटेनेंस होता रहा। फिर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण वहां से ट्राले और मुझे तो बताया 100 पहियों के भी जो इंडस्ट्रियल वाहन है वो भी वहां से गुजरते हैं। आज रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी और आए हुए, बाकी इंजीनियर्स वगैरह सारे आ रहे हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। वो देख के उस रोड को कैसे ठीक करना तात्कालिक रूप से उसका काम प्रारंभ करेंगे और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या उसका हो सकता है, वो जो मैंने प्रारंभ बताया उसका इंतजाम करेंगे। इस दौरान कोई और वैकल्पिक रास्ता खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड को ठीक करना है तो ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा। बिना ट्रैफिक बंद किए रोड का मेंटेनेंस नहीं हो सकता और हैवी ट्रैफिक है, इसलिए विभाग तय करेगा। लेकिन 6 घंटे एक तरफ से बंद करके फिर 6 घंटे दूसरी तरफ से बंद करके एक व्यवस्था वो बना रहे, इसका मेंटेनेंस ठीक ढंग से हो जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। और एक वैकल्पिक रोड भी हम जल्दी तैयार करेंगे, क्योंकि चिगना से भरतपुर, एक तो ये गोविंदपुर रोड, गड्डी रोड, उसके भी मैंने निर्देश दिए हैं। और एक और जो विकल्प सुझाया है चिगना से भरतपुर, उसके भी हम निर्देश दे रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक जाम था तो जवाबदारी किसकी थी? एक इसका भी उत्तर हमको खोजना पड़ेगा। व्यवस्था सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तात्कालिक रूप से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम, एजीएम, मैनेजर जितने उनको सबको मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बाकी चीजें कैसे ठीक होगी उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। बस गई नहर के रास्ते और सीट थी 32, लोग थे 62। और इसकी जवाबदारी किसकी है? इसलिए संबंधित आरटीओ को भी सस्पेंड कर रहे हैं। और भी
अगर इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उनको भी देखा जाए। तो प्रशासन क्यों नहीं चेता? वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएंगे। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़े, यह भी मैं निश्चित करूंगा। हाँ, ये जरूर मैं प्रशंसा करूंगा कि राहत और बचाव कार्य में तत्परता दिखाई। इसमें पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, तत्परता के साथ कार्रवाई हुई है। मैं तो लगातार 8 बजे से ही सवेरे यहाँ जुड़ा हुआ था और लगातार बात कर रहा था। मैं कल केवल इसलिए नहीं आया कि मेरे जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित ना हो जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आ गया तो बाकी काम में बाधा होती, नहीं तो मैं कल ही आ जाता। इसलिए हमारे 2 मंत्री साथी आए थे, तुलसी सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी। रामखिलावन जी कल से यहीं थे और उसमें भी बेटी शिवारानी ने और लवकुश लूनिया शिवरानी और सत्येंद्र शर्मा एक सिविल एविएशन के हमारे कर्मचारी थे, उनने अद्भुत काम किया। इन तीनों को भी 5-5 लाख रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ऐसे समय जो अपनी जान की बाजी लगा के लोगों को बचाए वो अभिनंदनीय है। और प्रशासन के भी जिन लोगों ने, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस के जवान हो, जिनने अच्छा काम किया, उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। उनकी भी सूची मैंने मांगी। लेकिन जिनने गड़बड़ जिनसे हुई है, जानबूझ के हुई हो, लापरवाही से हुई हो, उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सारी जानकारियां हम ले रहे हैं और जांच की रिपोर्ट भी आएगी, उसके आधार पर भी कार्रवाई करें। सर, मध्य प्रदेश शासन के पास बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने के लिए अन्य जिलों में 200 किलोमीटर जाना पड़ा। ये माना जाए कि प्रदेश सरकार का जिला मुख्यालय में वो संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे वो व्यवस्था हो पाए। उस पर भी हम आगे कैसे विकेंद्रित किया जा सकता है। परीक्षा सीधी होते शायद सपना न जाते। अब इसमें तो कई तरह की तथ्य है, इसको भी देखें। ठीक है। नेस्कॉम सम्मेलन में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पहले हम दूसरे लोगों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज देश बाकी देशों को वैक्सीन बांट रहा है। ये नया भारत है, हमें 130 करोड़ लोगों के सपनों को पूरा करना है। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 350 नगर निगम सीटों में से 281 सीटें जीत ली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 289 और 33, बीजेपी ने 38 और 20 पर, आम आदमी पार्टी ने 57 और 9 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बठिंडा, होशियारपुर, मोंगा और पठानकोट जिलों में 2015 के निगम चुनावों की तुलना में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया है। पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा और अकाली दल ने अलग अलग चुनाव लड़ा और दोनों ही पार्टियों को निराशा हाथ लगी। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार से नाता तोड़ने वाली हरसिमरत कौर भी अपना गढ़ नहीं बचा पाई है। बठिंडा निगम चुनाव में 50 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस को 43 सीटें ही मिली हैं, वहीं अकाली दल को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर रमानी के खिलाफ एमजे अकबर ने मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने रमानी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी मानने से इनकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून द्वारा महिलाओं को उचित संरक्षण दिया गया था। स्मृति ईरानी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिस समय अदालत ने प्रिया रमानी को बरी किया। ईरानी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि महिलाओं को उचित संरक्षण दिया गया है और कानून के रक्षक उनके बयानों के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ और प्रादेशिक खबरें देखते हैं, जहां राजिम से एक बड़ी खबर मिल रही है। कार और बाइक में टक्कर हुई है। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 14 साल का एक लड़का भी शामिल है। सरगी नाले के पास ये घटना हुई है। तो राजिम से बड़ी खबर, कार और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, मृतकों में 14 साल का लड़का भी शामिल। सरगी नाले के पास की घटना बताई जा रही है। और इधर बड़वानी से भी कुछ ऐसी खबर मिल रही है, जहां कंटेनर टकराया है, अनियंत्रित हो गया, बस से टकराया है और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बालसमंद चौकी के पास से हादसा हुआ है। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कंटेनर से एक बस टकराई है। बताया जा रहा है कि यह बस अनियंत्रित होकर इसे टकराई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब बात इंदौर की, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में नल के पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दोनों पड़ोसियों के मकान के बीच में एक ही नल है, जिस पर रोजाना पानी भरने को लेकर इन दोनों परिवारों में विवाद होता था। बुधवार को झगड़ा इतना बढ़ा कि युवक ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नल एक ही है कॉमन दोनों के बीच में, तो वो स्वाभाविक है, पानी को लेकर भी उनमें आए दिन छोटी छोटी बात पे से विवाद होता रहता। कल्लन नाम के व्यक्ति को जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने चाकू मारा। आरोपी को राउंड अप कर लिया है, पूछताछ चल रही है। छतरपुर जिले में महाराजपुर विधायक के प्रतिनिधि घनश्याम पटेल की हत्या का मामला सामने आया। घनश्याम पटेल जब रात को अपने खेत पर बने घर में रखवाली के लिए सो रहे थे, तब उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची, लेकिन पुलिस को हत्यारे का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और इधर बिलासपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई है। यह मामला सदर बाजार इलाके का है। व्यापारियों ने बिजली बंद होने की शिकायत बिजली विभाग में की। शिकायत के बाद विभाग ने एक टीम बिजली की समस्या दूर करने के लिए भेजी। ठेका कर्मचारी रिंकू राजपूत खंबे पर चढ़ा और बिजली ठीक करने लगा। इस दौरान उसने फोन कर इलाके की सभी लाइन की बिजली सप्लाई बंद करने की बात विभाग में तैनात कर्मचारी को कही, लेकिन बेसुध कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई बंद नहीं की, जिससे ठेका कर्मचारी रिंकू राजपूत को करंट लग गया। वो उसकी चपेट में आ गया और खंबे से सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पीड़ित को तुरंत इलाज के लिए सिम्स में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उधर मीडिया कर्मियों को देखकर ठेकेदार मौके से फरार हो गया। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ऐसे डिस्क के वायर को काटने की कोशिश करा और चिपक गया उस पे। तो किसकी लापरवाही लग रही है? डिस्क वालों की है, बिजली विभाग की है। सबसे पहले बिजली विभाग के अधिकारियों की है, जो गलत सूचना दी है इसको कि बंद कर दिया गया है। अभी जांच का विषय है, इसको देखेंगे, अभी जांच कराएंगे क्या हुआ है इसको। अभी तो प्राइमरी स्टेज में अभी कुछ जानकारी पता लगेगी, शायद इन्वर्टर का रिटर्न करंट आया है, तो अभी इसको जांच करने के बाद पता चलेगा। भोपाल में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के बंगले में चोरी की घटना सामने आई। हालांकि मंत्री के बंगले से एक एलईडी टीवी के अलावा और कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री के बंगले पर चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस को अंदेशा है कि बंगले के ही किसी सुरक्षाकर्मी की मिलीभगत से चोरी हुई है। ये टीटी नगर अंतर्गत चौतर बंगला एरिया है, जहाँ मीना सिंह जी जो मंत्री हैं उनके यहाँ चोरी हुई है। अभी तक की सूचना पर पता पड़ा है कि एक एलसीडी चोरी गई है और पुलिस बल वहाँ मौजूद है। डॉग स्क्वाड वगैरह को सबको पहुँचा दिया, फसल टीम वगैरह है। इसमें हम लोग जो अंदर के जो लोग हैं सभी से पूछताछ कर रहे हैं और इसके अलावा जो
आने के जो जगह हैं, जितने भी एरियाज हैं, वहां से भी हम लोग सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रहे हैं। और बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड चौराहे से 90 दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है। व्यापारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थिति यह है कि बीते 10 वर्षों से निगम का ये प्लान व्यापारियों के गतिरोध से अटका हुआ है। इधर निगम अब मुख्य चौराहे का यातायात जिस पर जो दबाव है उसे कम करने के लिए प्रोजेक्ट शामिल कर रहा है। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए निगम ने इसके लिए इमलीपारा अप्रोच रोड को बस स्टैंड के मुख्य मार्ग से लिंक करने और चौराहे को चौड़ा करने का प्लान बनाया है। लेकिन करीब 90 दुकान इस योजना की जद में आ रही हैं। सालों से काबिज होने के कारण कई दुकानदार यहां से शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। जिस परिसर में कर रहे हैं दुकानदारी 40 वर्षों से, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। हमको व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद ही आप अपना मल्टी जो भी बनाना है बनाइए। ट्रैफिक दबाव तो पूरे शहर में, क्या पूरे शहर को हटाना चाहेगी क्या ऐसे में? यहाँ पर दुकानदार इतने कहते हैं, यहाँ पर बोलती है दुकान की पहले कि दुकान को अपन अव्यवस्थित देंगे आपको, लेकिन अस्थायी रूप से दे ही नहीं रही। जहाँ पे कहीं कोई आपत्ति या दिक्कत परेशानी नहीं है, उन स्थानों पे तो काम प्रारंभ कर नहीं पा रहा है। चाहे वो बस स्टैंड के मल्टी लेवल पार्किंग का मामला हो, इन 90 व्यापारियों को हटाकर यातायात को सुगम बनाएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि पहले इनको प्लान को व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। हमने जो स्मार्ट सिटी से प्लानिंग की है कि उसको रीडेवलप किया जाए, और हाई कोर्ट में कुछ आवेदन पेंडिंग है जिनका निराकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे ही वो निराकरण होता है तो एक रास्ता निकाल के और फिर हम उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।